नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज से लगभग एक महीने के बाद नए वर्ष की शुरुआत होगी, नए वर्ष का शुभारंभ होगा और हर कोई ये जानना चाहता है, उनके मन की इच्छा होती है, दिल की इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि वर्ष 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। तो आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और आप मुझसे ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके संतान के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए 2024 कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति वर्ष 2024 में आपके लिए कैसी रहेगी, ये सब आप इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण भी चल रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो है वो आपके लग्न भाव में, आपके पहले भाव में पूरे वर्ष भर विराजमान रहेंगे। शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में ये विराजमान रहेंगे आपके लग्न भाव के अंदर। अब राहुदेव आपके द्वितीय भाव में, धन कुटुंब और वाणी का जो भाव होता है इस भाव में विराजमान रहेंगे। राहु का भी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मई 2024 में इनका राशि परिवर्तन होगा और यहां पर यह आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। और बृहस्पति आपके लिए धनेश भी हैं। जब यह आपके इनका राशि परिवर्तन होगा चतुर्थ भाव के अंदर तो ये आपके लिए धनेश बनेंगे और आपके लिए लाभेश बनेंगे। तो इनकी स्थिति मई के बाद, मई 2024 के बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। और वहीं केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव जो कि नवग्रहों के राजा माने जाते हैं, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता। सूर्य तो अपने आप में ऊर्जा का एक रूप है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, अपने ऊर्जा से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव ये आपके 14 जनवरी से पहले आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 14 जनवरी के बाद इनका भी राशि परिवर्तन होगा। 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सूर्यदेव आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। वही मंगल देव, सूर्य अगर ग्रहों के राजा हैं तो मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। यही सेनापति 5 फरवरी तक तो आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 5 फरवरी के बाद इनका भी राशि परिवर्तन होगा और 45 दिनों का इनका राशि परिवर्तन होगा। 5 फरवरी के बाद ये आपके एकादश भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा, विराजमान होंगे। और वही शुक्रदेव की स्थिति 2024 में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके जो लग्न से, अगर लग्न के हिसाब से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और अगर राशि के हिसाब से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शुक्र का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है 2024 में आपके लिए। वही शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, हमारे लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र का महत्वपूर्ण योगदान आपके लिए रहने वाला है। दूसरी बात, अगर सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान हैं 2024 में। इनका तो कोई राशि परिवर्तन है ही नहीं और आपके लग्न के स्वामी भी हैं, कुंभ राशि में अपनी सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। तो ये आपको अच्छा फल तो देंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो लग्न भाव किसका है? लग्न भाव है हमारे स्वास्थ्य का, लग्न भाव है हमारे आचरण का,
लग्न भाव है हमारे चरित्र का, लग्न भाव है हमारे स्वभाव का। तो यहां पर स्वभाव में थोड़ी शालीनता बना करके आपको रखनी होगी। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके आपको रखना होगा। बाहर का तला हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का दूषित खाना आप नहीं खाएं, उससे आप बच के रहें। तो यहाँ पर शनिदेव तो हालांकि आपके लिए बहुत ही अच्छा करने ही वाले हैं, लेकिन शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। जब ये आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो लग्न भाव से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां आपको दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी में मिठास बरत के चले, किसी के साथ वाद विवाद न करें, किसी के साथ बहसबाजी में अपना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। वहीं अगर बात कर रहे हैं राहु देव की, तो राहु देव आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में ये विराजमान रहेंगे। और ऐसा कहा जाता है, सर्वार्थ चिंतामणि जो ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक है, उस पुस्तक की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राहु देव अगर धन भाव में विराजमान होते हैं तो धन भाव के मालिक स्वामी जब शुभ भाव ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो राहु यही हमारे जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो राहु देव आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे। लेकिन धन का जो भाव है यही भाव, तो आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चों से बचें। अगर जहाँ पर ज़रूरत ना हो, ज़रूरी नहीं हो, आप उस पैसों का खर्च न करें। पैसों को सोच समझ करके ही खर्च करें। अपनी वाणी में थोड़ा बहुत मिठास बना करके रखें, किसी के साथ वाद विवाद में न पड़ें, गलत बहसबाजी में न पड़ें। और ईगो की समस्या अगर आप में है, आप अपने आप को ही बड़ा मानते हैं सबसे, तो ये समस्या आपके लिए थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वहीं अगर देखा जाए तो राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर राहु देव जब धन भाव में विराजमान रहेंगे पूरे वर्ष, तो आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे, आपको शांति से बैठने ही नहीं देंगे। क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को जब तक शांति से नहीं बैठने देते हैं तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि यही भय और भूख को बढ़ा देते, तड़प को बढ़ा देते हैं राहु और केतु। तो राहु तो आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसका दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे आपको बच के रहने की जरूरत है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो थोड़ा थोड़ा उसको चुकाने की कोशिश करें। कर्जा अपने ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ने दें, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। वहीं आपके आचरण में, आपके स्वास्थ्य में थोड़े बहुत ध्यान रख के आपको चलना है। वहीं देवगुरु बृहस्पति मई के महीने तक, मई 2024 तक आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल की राशि मेष राशि में ये विराजमान रहेंगे। लेकिन मई के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र में विराजमान होंगे। और वहीं जब ये आपके केंद्र में विराजमान होंगे, और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके धनेश भी बनते हैं और आपके लाभेश भी बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण समय आपके लिए रहने वाला है वर्ष 2024 मई के बाद। यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित आपको फल मिलेगा। यही भाव आपके विरासत का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव है। यह भाव आपके लिए प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, आपकी माता का भाव माना जाता है और पारिवारिक सुखों का जो भाव माना जाता है यही चतुर्थ भाव माना जाता है। तो यहाँ पर मई के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना है। अगर भाइयों में किसी प्रकार का विरोध भी चल रहा है, प्रत्यक्ष संपत्ति में झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो मई के बाद इस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब आपके केंद्र में विराजमान रहेंगे और ये आपके धन भाव के स्वामी, आपके धनेश भी हैं, तो आपको धन से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी उससे आपको मुक्त कर देंगे, कर्जों से आपको मुक्त कर देंगे, आपके आचरण में सुधार लेकर के आएंगे, आपकी वाणी में मिठास लेकर के आएंगे। और बृहस्पति तो माने ही जाते हैं भाग्य के कारक। तो आपके भाग्य में किसी प्रकार की कोई अड़चनें भी आ रही थी तो वो अड़चनें मई के बाद, मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं, तो यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी माना जाता है, आपकी इनकम का माना जाता है, आपके लिए प्रॉफिट का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर मई के बाद आपको किसी भी प्रकार के कार्य में आपको प्रॉफिट देंगे, आपको लाभ देंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न करेंगे, आय के नए नए सृजन आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति उत्पन्न करेंगे। और यदि आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में विलंब हो रहा है, तो मई के बाद शादी के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है।
अगर आप निसंतान हैं, आपके संतान नहीं हो रही है, शादी होने के कई वर्ष निकल चुके हैं, तो यहाँ पर मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके चौथे भाव में रहेंगे, धनेश और लाभेश बनकर के केंद्र में विराजमान रहेंगे, तो संतान के प्रबल योग भी आपके लिए बन रहे हैं। वही केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन यही भाव आध्यात्म का भाव भी माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है, यही भाव गुड़ रहस्यों का भाव भी माना जाता है। और राहु तो है ही वैराग्य, केतु तो है ही वैराग्य के ग्रह। इस संसार के सुख को हरने वाले, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले जो ग्रह हैं वो हैं केतु, जो सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब ये अष्टम भाव में विराजमान होंगे और ये वैराग्य के ग्रह भी माने जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपको किसी न किसी प्रकार के नए कार्य करने के लिए आकर्षित करेंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको आकर्षित करेंगे, किसी न किसी वस्तु को खोजने के लिए गहन प्रवृत्ति में आपको लेकर के जाएंगे जब ये अष्टम भाव में, हालांकि आपके अष्टम भाव में ही विराजमान है। अब बात करते हैं आपके मंगल देव की। दोस्तों, मंगल देव 5 फरवरी तक आपके एकादश भाव में ही विराजमान रहेंगे, जो कि ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। और मंगल भूमि के कारक भी माने जाते हैं, प्रत्यक्ष संपत्ति के कारक माने जाते हैं। और यही मंगल, और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं तो जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। वही यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का ये हरण भी कर लेते हैं। मंगल, हालांकि ये जब जीवन में जब करते हैं तो मंगल ही मंगल करते हैं, लेकिन जब ये रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो अमंगल करते भी देर नहीं लगाते हैं। वही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो अब देखा जाए तो 5 फरवरी तक तो मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे, सूर्य भी इनके साथ में रहेंगे। तो सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति, दोनों ही आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे वर्ष के शुरुआती दिनों में, जनवरी के शुरुआती दिनों में। तो यहाँ पर आपके लिए, आपके जीवन के लिए कुछ न कुछ रणनीति बनने जा रही है, आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्यक्षेत्र के लिए, आपके रोजगार के लिए। और अगर आप विदेशों से कोई अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सूर्य और मंगल की स्थिति जनवरी के शुरुआती महीनों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। लेकिन 5 फरवरी के बाद इन्हीं मंगल का राशि परिवर्तन होगा और 45 दिनों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन होगा। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके, हालांकि ये द्वादश भाव में आएंगे, हालांकि द्वादश भाव खर्चों का भाव ही माना जाता है, लेकिन जब इनका राशि परिवर्तन होगा 45 दिनों के लिए आपके द्वादश भाव में, तो ये जाएंगे मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में। तो यहाँ पर मंगल उच्चस्थ होंगे, तो आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहेगा ये 5 फरवरी से लेके आने वाले 45 दिन। कहने का मतलब फरवरी से लेके मार्च महीने, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए उच्चस्थ होंगे, ग्रहों के सेनापति आपके लिए उच्चस्थ होंगे। और यही द्वादश भाव आपके निवेशों का भाव भी माना जाता है, आपके लिए मोक्ष का भाव भी माना जाता है। हालांकि ये आपके खर्चों का भाव भी माना जाता है, लेकिन निवेश का भाव है ये। यहाँ पर मंगल जब उच्चस्थ रहेंगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे, क्योंकि जिस कार्य में आपने पैसा लगाया, चाहे आपने प्रॉपर्टी पे पैसा लगाया, आपने रोजगार में पैसा लगाया, बच्चों की शिक्षा में, आपने एजुकेशन में पैसा लगाया, तो वो पैसा आपका सही जगह पर जा रहा था। कुल मिलाकर के आपने प्रॉपर्टी में भी उस पैसों का निवेश किया, तो उस पैसों का, उस प्रॉपर्टी का शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो पैसा, जो धन आपने खर्च किया था, वो खर्च आपके जीवन में एक बार फिर से आपके जीवन में आने की संभावना बिल्कुल बन रही है, क्योंकि 5 फरवरी के बाद आने वाले 45 दिन, फरवरी से लेकर मार्च, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। अब दूसरी बात करते हैं आपके सूर्यदेव की, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। ये भी 14 जनवरी तक तो आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके द्वादश भाव में आएंगे। और द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यही त्रिक भाव है, खर्चों का भाव भी माना जाता है। तो अपने खर्चों को यहाँ पर कंट्रोल रखें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेने से बचें, लोन लेने से बचें। अगर किसी प्रकार का आपने लोन भी लिया है और आप उस EMI को चुकाने में असमर्थ हैं, तो ये महीना तो आपके लिए थोड़ा बहुत खराब रहेगा ही, क्योंकि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सूर्य आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के, अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको भूमि खरीदनी है या फिर मकान भी बनवाना है, तो थोड़ा उसको आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय होगा, वहाँ पर सूर्य एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आएंगे। और यहाँ पर
ये शनि के साथ विराजमान रहेंगे। शनि और सूर्य, हालांकि ये पिता पुत्र हैं, लेकिन शनि अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, ये इनसे दुश्मनी रखते हैं। तो यहाँ पर ये समय भी मार्च महीने तक आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके आचरण में, आपके व्यवहार में और विशेष करके आपके स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाहर घूमने फिरने से बचें, इस प्रकार का आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा मार्च से लेकर अप्रैल महीने तक, तो सूर्य देव आपके धन भाव के अंदर आएंगे और यहाँ पर इनकी युति होगी राहु के साथ। यहाँ पर भी गुरु चंडाल योग निर्मित हो रहा है। तो 1 महीने तक का समय है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने भाइयों से किसी प्रकार का विवाद न करें, परिवार में किसी प्रकार के किसी के साथ तनाव उत्पन्न न करें। तो विशेष अपनी वाणी में भी आप अच्छा किसी के साथ व्यवहार करें और बोलें तो सोच समझ करके आप बोलें, किसी के साथ गलत झगड़ा न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा तो यही सूर्यदेव जब आपके तीसरे भाव के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये उच्चस्थ हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा, ये अपनी उच्च राशि में होंगे। जब यही अपनी उच्च राशि में होंगे तो यहाँ पर आपको शुभ फल की प्राप्ति देने वाले हैं, क्योंकि यही सूर्य आपके लिए सप्तमेश भी हैं। तो सप्तमेश बनकर के जब ये आपके एकादश भाव आपके तीसरे भाव के अंदर आएंगे और अपनी उच्च राशि में आएंगे तो विशेष करके ये आपको देंगे सप्तम भाव का फल। दोस्तों, सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यही जो भाव है आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव भी यही भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का यही भाव माना जाता है, आपके वैवाहिक सुख का यही भाव माना जाता है, आपके पार्टनर का भाव यही भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप पार्टनर में कोई काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो जो समय होगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि सूर्य आपके सप्तमेश भी है और आपके तीसरे भाव के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के प्रबल योग भी बन रहे हैं, आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है साल 2024। इसके अतिरिक्त जो शुक्रदेव हैं इनकी स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। 31 मई से लेके 25 अप्रैल तक जो शुक्र होंगे, 31 मई से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली, क्योंकि शुक्र उस समय आपके उच्चस्थ में होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे, मीन राशि में होंगे आपके तीसरे भाव के अंदर। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक भी है और ये जो समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद 15 मई से लेकर 15 जून तक का जो समय होगा शुक्र आपके लिए स्वग्रही होंगे और आपके चतुर्थ भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। और वैसे भी शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, चतुर्थ और ये आपके जो केंद्र भाव है इस भाव के स्वामी भी हैं, और तुला राशि जो आपके भाग्य के स्वामी भी यहाँ पर शुक्र बन रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी बन रहे हैं। तो जब ये आपके लिए उच्चस्थ होंगे उसके बाद ये आपके लिए स्वग्रही होंगे, उस समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया फल देने वाले होंगे। ये आपके भाग्य में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। पिता पुत्र से किसी भी प्रकार का आपका तनाव भी चल रहा था वो तनाव आपका दूर करेंगे, और यहाँ पर ये आपके भाग्य में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। और आपके जब चतुर्थ भाव के स्वामी ये स्वग्रही बन करके रहेंगे ये 20 मई से लेकर 15 जून तक, तो यहाँ पर आपके ये जो समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह का ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024। अब आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपके लिए चल रहा है। तो करना क्या है, शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्र धीमी तनो सौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य को जल में लाल चंदन मिलाकर के नित्य आप अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का हो सके तो आप पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और हो सके तो सूर्य जिस दिन अपनी संक्रांति बदलते हैं, राशि बदलते हैं, उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। तो 12 दिन में 12 महीने में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, तो उस समय आप संक्रांति व्रत कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जैसा मुझे आता है मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयत्न किया है, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।